नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। मेरी सास पर नज़र पड़ते ही हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम ने नाराज़गी दर्शाने वाले बल अपने माथे पर डाल लिए और पूछा, तुम अपना वजन कम क्यों नहीं कर रही हो राधा? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ डॉक्टर साहब, पर वजन कम ही नहीं हो रहा। उनकी नाराज़गी को बाप कर सासू माँ घबरा उठी। व्हाट ब्लडी कोशिश! वे एकदम से भड़क उठे। जब हार्ट अटैक आ जाएगा या हाथ पैर लकवे का शिकार हो जाएंगे, क्या तुम तब होश में आओगी? आपको अगली बार शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आज से ही शाम को भी घूमना शुरू कर दूंगी। उन्हें खुश करने को सासू माँ उनकी चमचागिरी करने पर उतर आई। इनको तला भुना भी कम खाने को कहिए डॉक्टर साहब। मेरी इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब ने मेरी सास को और मेरे ससुर ने मुझे गुस्से से घूरा। आलू गोभी का पराठा कल रात को खा लिया था, अब मन को पूरी तरह से मार लेना भी तो आसान नहीं। डॉक्टर साहब, सासू माँ ने बिगड़ी बात को संभालने की कोशिश करी। पराठा के अलावा रसमलाई खाने की बात भी तो बताइए। उन्हें डॉक्टर साहब से डांट खाते देखकर मुझे मन ही मन मज़ा आ रहा था। अरे, रसमलाई खाओगी तो बहुत जल्दी मर जाओगी राधा। पता नहीं तुम मेरे पास इलाज कराने आती ही क्यों हो? वे सासू माँ का चेकअप करने के साथ लगातार उन्हें खूब डांट रहे थे। हमारे बाहर आने से पहले ही हमारी बगल से गुजरकर गांव की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अंदर घुस आई थी। नमस्ते मैडम, आज तो आप काफ़ी ठीक दिख रही हैं। डॉक्टर विक्रम का उन्हें मिश्री गुली आवाज़ में संबोधित करना मुझे बहुत हैरान करके रह गया था। क्या खाक ठीक हुई हूँ? एक पैसे का फ़ायदा नहीं करा है तेरी दवा ने। देख डॉक्टर, अगर तू मुझे ठीक नहीं कर सकता तो साफ साफ कह। इसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाने के कारण मैं उस महिला की आगे की बात नहीं सुन पाई थी। मैंने कंपाउंडर से पूछा तो मालूम पड़ा कि वे लोकल एमएलए की माताजी है। बड़ा अजीब सा लगा था कि इतने बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ यह अनपढ़ गंवार बुढ़िया इतने गलत ढंग से पेश आने की हिम्मत सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि वह स्थानीय एमएलए की माँ थी। नर्सिंग होम से बाहर निकलते ही मेरे ससुर मुझ पर बरस पड़े। हमारे साथ कहीं जाती हो तो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखकर चुप खड़ी रहा करो। मेरे ससुर की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। मैंने डॉक्टर साहब से जो कहा वह मम्मी के भले को ध्यान में रखकर ही कहा था। मैंने लापरवाह लहजे में जवाब दिया, हमारी चिंता मत कर, क्योंकि हमारे सुख दुख में कभी काम आओगी। तुमसे ऐसी उम्मीद हमें बिल्कुल ही नहीं है। अपने सासू जी को बहुत चिढ़ा हुआ देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। वैसे मैं सारे रास्ते उन दोनों से कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब बात बढ़ाना मेरे हित में नहीं होता। उन्हें घर छोड़कर जब मैं ऑफिस पहुंची तो 12 बज चुके थे। मैं अपनी सीट पर पहुंची तो गुस्से में भरी बैठी मेरी सहयोगी नेहा मुझसे उलझ गई। तू कोई ना कोई बहाना बनाकर हर दूसरे दिन लेट क्यों आती है? मैं अपना काम भी करूं और तेरा भी। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? झगड़ा शुरू करने से पहले जरा सांस तो ले लेने दे। मैंने उसे नाराज़गी भरे अंदाज में उल्टा घूरा तो वह एकदम से ढीली पड़ गई। तू अपना काम पूरा नहीं करेगी तो मैं तो शोर मचाऊंगी ही। तुझे जो शिकायत है उसे बॉस से कह। यूँ फालतू बोल बोल कर अगर तू मेरा दिमाग खराब करेगी तो फिर मुझे बॉस से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। मैंने सख्त स्वर में उसे चेतावनी दी तो वह मुंह फुलाकर मजबूरन चुप हो गई। ऑफिस में सब जानते हैं कि बॉस मेरे ज़बरदस्त प्रशंसक है। मेरी शिकायत पर विनय नाम के लड़के को कुछ दिन पहले ही बॉस ने नोटिस पकड़ा दिया था। इस कारण सारे सहयोगी मन ही मन मुझसे डरते हैं। मैं अगर सचमुच नाराज़ हो जाती तो उन्हें अपनी जबानों को ताला लगा लेने में ही अपना हित नज़र आता था। आज कार मैं लेकर आई थी। आदित्य और मुझे मेरे भतीजे विवेक के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने मेरे घर जाना था। मैं शाम को आदित्य के ऑफिस के बाहर कार से पहुंच गई। आदित्य अपने बॉस मित्तल साहब के साथ बाहर आए थे। सॉरी कविता, अपने भतीजे के जन्मदिन की पार्टी में तुम थोड़ा लेट पहुंच पाओगी। मित्तल साहब ने बिना सॉरी महसूस करते हुए यह वाक्य बोला और पिछली सीट पर जम गए थे। सर को उनकी ससुराल छोड़ते हुए जाना है। आदित्य ने माफ़ी मांगने वाले अंदाज में मुझे सफाई दी और मेरी बगल में आ बैठे। रास्ते में मिठाई भी लेनी है। खाली हाथ ससुराल जाना ठीक नहीं लगता।
यह तुम भी याद रखो। अपनी बात कहकर वो यूं ठहाका मारकर हंसे मानो उन्होंने कोई बढ़िया मजाक किया हो। मित्तल साहब सारे रास्ते पीछे से आदित्य को लेक्चर दे रहे थे। वे उससे बहुत रूखे से अंदाज में बात करते, पर मुझसे अगर कुछ कहना होता तो उनकी आवाज़ शहद सी मीठी हो जाती। रास्ते में एक दुकान से आदित्य 1 किलोग्राम काजू की बर्फ़ी पैक करा ले आए। कुछ देर बाद हमने मित्तल साहब को उनके ससुर की कोठी के सामने उतार दिया। कल ऑफिस जल्दी आना। आदित्य को ऐसी हिदायत देकर वे मुझसे फ्लर्ट करने वाले अंदाज में बोले, कविता तुम्हें और ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत लवली है। कार को आगे बढ़ाते ही आदित्य गुस्से से फट पड़े। बॉस लाइन मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। न मिठाई के पैसे दिए, न यहाँ इतनी दूर तक छोड़ने के लिए थैंक यू बोला। क्या काजू की बर्फ़ी या पेट्रोल फ्री में आता है? अब यूँ भिन भिन करते हुए पार्टी में जाओगे? सिर में दर्द शुरू हो जाने के कारण मेरी आवाज़ चिड़चिड़ी हो उठी थी। सॉरी यार, बॉस ने दिमाग ख़राब कर दिया। मैं कल से ही नई जगहों पर अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। तुम्हें इससे बढ़िया कंपनी आसानी से नहीं मिलेगी। गले में पड़ा अच्छी कंपनी वाला यही फंदा तो नौकरी नहीं छोड़ने देता। लेकिन मैं किसी दिन ऐसे ही सुनाऊंगा बॉस को कि याद रखेगा। बॉस ऑफिस में शेर बनता है और अपनी बीवी के सामने बकरी की तरह मिमियाने लगता है। उसकी यह बात तो सीखने जैसी है। मैं तो तुमसे अपने मन का दुख दर्द कहना शुरू ही करती हूँ तो तुम मुझे एकदम से झगड़ने को तैयार हो जाते हो। आज सुबह भी तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारी मम्मी पापा ने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। यार, इस वक्त घर की बातें शुरू करके मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वह हमेशा की तरह एकदम से गुस्सा हो गए। तुमसे अपने दिल की बात शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? मेरे साथ जो रात दिन की कलह होती है उसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। मैं रुआंसी हो उठी। तुम उनके सामने उल्टा बोलकर बात ज़्यादा बिगाड़ देती हो। सारा कसूर मेरा ही तो है। तुम मुझे अलग मकान में ले चलो, मैं घर से अलग होने को भी तैयार नहीं हो पाऊँगा। अब अगर फालतू बोलोगी तो मैं पार्टी में भी नहीं जाऊँगा। उनकी इस धमकी को सुनकर मैं चुप होने को मजबूर हो गई थी। आदित्य मुंह फुलाकर मेरे पापा के घर में घुसे और वार्तालाप में हिस्सा लेने के बजाय टीवी खोलकर न्यूज़ देखने लगे। मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी फ़ौरन उनका मूड ठीक करने की कोशिश में लग गए। मैंने बहुत बार नोट किया कि इनकी खातिर करते हुए वे सब जितना ज़्यादा झुकते हैं, आदित्य उतना ही ज़्यादा टेढ़ा व्यवहार उनके साथ करते हैं। आज भी इन्हें घंटे भर से ज़्यादा रोके रखने के लिए उन सबको इनकी बहुत खुशामद करनी पड़ती थी। भैया लगातार पास बैठकर इनकी बातें ध्यान से सुनता रहा तो ही इनका मूड ठीक रहा था। हम रात को 11 बजे के करीब वापस लौटे तो हमें देखते ही मेरी सास ने हाय तौबा मचा दी। फ़ोन पर याद कराने के बावजूद तू जल्दी नहीं आ सकता था, अब मेरी दवाई कैसे आएगी? सासू माँ हमारा अच्छा खासा मूड खराब करने को पहले ही तुली बैठी थी। दवा लाने वाली बात मेरे ध्यान से उतर गई। माँ, मैं कल सुबह ला दूँगा। आदित्य फ़ौरन परेशान नज़र आने लगे। देख भाई, अगर तू हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता तो घर से अलग। मैंने ससुर जी को उनकी धमकी पूरी होने नहीं दी और शांत स्वर में आदित्य से कहा, सिटी हॉस्पिटल के बाहर केमिस्ट शॉप सारी रात खुली रहती है, आप वहाँ से मम्मी की दवाई ले आओ। मैं कल सुबह, प्लीज़ अभी चले जाओ। मेरी बात सुनकर वे उल्टे पैर दवा लाने चले गए। आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर हम सबके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला जाता था। आज मेरे बदले व्यवहार से मेरे सास ससुर इतने हैरान हुए कि उनकी बोलती बंद हो गई। मैंने दोनों को गुड नाइट विश किया और अपने कमरे में चली गई। वहाँ कपड़े बदलते हुए मैं लोगों के व्यवहार से जुड़े उस खास पहलू पर सोच विचार करने लगी जो कुछ देर पहले घर लौटते हुए ताज़ा ताज़ा मेरी समझ में आया था। जिसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने या तंग करने की पावर है, वह हमेशा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा। ऐसी कई घटनाएं मुझे याद आई जब सामने वाले इंसान को दबा या जलील करके किसी ने मजा लिया या अपनी टेंशन को कम किया था। मेरे सास ससुर डॉक्टर विक्रम के सामने मिमियाते हैं क्योंकि वे काबिल डॉक्टर है और कम फीस लेकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। फिर कुदरत हाथ ही हाथ हिसाब बराबर करता है
और एमएलए की अनपढ़ गंवार माँ के सामने तेज तर्रार डॉक्टर विक्रम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मेरे बॉस मेरे ज़बरदस्त प्रशंसक हैं और उनकी शय पर मैं अपने सब सहयोगियों को दरा दबा कर रखती हूँ। मुझसे सीनियर लोग मेरे सामने जबान नहीं खोल सकते क्योंकि मेरी शिकायत पर बॉस उन्हें नौकरी से हरी झंडी दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ आदित्य के बॉस यूं से डांटते हैं मानो वे उनका घरेलू नौकर हो। यह मित्तल साहब नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे तब आता है जब उनकी बीवी उन्हें सबके सामने बुरी तरह से इसलिए डांट देती है क्योंकि वे करोड़पति बाप की बेटी है। ऑफिस में शेर बनने वाले मित्तल साहब चुपचाप उसकी डांट सुनते हैं क्योंकि ससुराल से उन्हें माल जो बहुत मिलता है। भावुक स्वभाव के आदित्य घर से अलग नहीं होना। वे जानते हैं कि किराए का मकान अफोर्ड करना मुश्किल है और उनकी इसी कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठा रहे मेरे सास ससुर मौका मिलते ही हमें घर से अलग होने की धमकी देने से कभी नहीं चूकते। अपने माता पिता के हाथों अपमानित होने वाले मेरे स्वामी अपनी ससुराल में शेर बन जाते हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा व भैया भाभी मुझे सुखी देखना चाहते हैं। कहीं हमारे बीच तलाक की नौबत ना आ जाए, इस बात की कल्पना उन्हें इनके खराब व्यवहार के सामने भी मुस्कुराते रहने को मजबूर करती है। मेरे माता पिता व भैया भाभी से सीधे मुंह बात न करने वाले मेरे स्वामी अभी लौटकर आते ही मुझे अपनी बाहों में भरने को लालायित होंगे और तब मैं जो चाहूँगी वह कहूँगी और वे चुपचाप मेरी सारी शिकायतें सुनते मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात आई कि अगर सामने वाले किसी कारण से कमज़ोर या मजबूर है तो ताकतवर उसे धड़ल्ले से खरी खोटी जरूर सुनाएगा। इस मामले में हर वक्त लेन देन का सिद्धांत खूब काम कर रहा है। इधर किसी ने कड़वी तीखी बातें सुनो और उधर किसी दूसरे को वैसी ही बातें सुनाकर अपने मन की भड़ास निकाल लो। वैसे जिसे इस खेल को ढंग से खेलने का पूरा मजा लेना हो उसे कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सास ससुर की डांट फटकार से तंग आकर घर से अलग होने की जिद पकड़ना बहू के हित में नहीं होगा। अगर बहू उचित मौके पर सास ससुर को तंग करके उनसे बदला ले तो उसे अपनी दुश्मनी मानना सास ससुर की नादानी होगी। बॉस की डांट से चिढ़कर किसी का नौकरी छोड़ने की सोचने लगना बेवकूफ़ी है। दामाद का मुंह फुलाकर घूमने को अपनी बेइज्जती समझना बेटी के माता पिता की नासमझी है। डॉक्टर के डांटने के कारण उसे बदल डालना गलत व नुकसानदायक होगा। एमएलए की मां की तरह डॉक्टर विक्रम को बेबात अपमानित करने वाले लोग भी तो इस दुनिया में मौजूद है। मैंने फैसला कर लिया है कि जब कहने सुनने के मामले में हर सेव को सवा सेर मिलता ही मिलता है तो सामने वाले के मुंह से निकले कड़वे शब्दों को बुरा मानकर अपना खून जलाने की मूर्खता मैं तो भविष्य में कभी नहीं करूँगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।